यस। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। बिल्कुल हरी अब मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। हरी अब टेल मी। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड। ओके, क्लियर क्लियर। तो 1 मिनट का इंतजार करते हैं, सबको ज्वाइन करने देते हैं और फिर शुरू करेंगे। 1 मिनट का इंतजार और फिर शुरू करेंगे। चलिए, फटाफट फटाफट सब लोग ज्वाइन करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हरी अप। गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? फटाफट फटाफट सब लोग ज्वाइन करेंगे, चलिए। गुड इवनिंग समीर, गुड इवनिंग शिवानी। आप लोगों को पता चल गया ना कि आप लोगों का नया बिल्डिंग जो है वो बस ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, थोड़ा बहुत काम उसमें बचा हुआ है मॉडल टाउन में। तो आई थिंक अब तो समीर के तो बिल्कुल पास में ही हो गया है। समीर स्टेज इन मॉडल टाउन, राइट? वेरी गुड इवनिंग पलक। मुझे नहीं पता समीर। आई हैव नो आइडिया। तो जब आप और मैं जाएंगे तो तब पता चलेगा कि वहाँ पे किस चीज़ की फैसिलिटी है और किस चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। तो लेट्स वेट एंड लेट्स वॉच। ओके, चलिए। तो सिंस एवरीवन हैज़ जॉइन, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमें रियॉटिंग पढ़ना है और एफरे पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आप सबसे पहले अपने बेयरेक्ट्स में जो है वो रियॉटिंग जो है वो निकाल लेंगे। देखिए, सेक्शन 191 बात करता है रियॉटिंग की। जब भी कभी फोर्स या वायलेंस यूज किया जाता है किसी अनलॉफुल असेंबली द्वारा, तो आपको पता चल गया 5 या 5 से ज्यादा लोग वहां होने चाहिए। तो जब भी कभी फोर्स या वायलेंस यूज किया जाएगा, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली द्वारा या किसी मेंबर के द्वारा, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में, तो हम मान लेंगे कि वो गिल्टी होंगे रियॉटिंग के। तो जब भी कभी कोई अनलॉफुल असेंबली कोई गलत काम करेगी और उसमें फोर्स और वायलेंस यूज करेगी, तो वो अपने आप में रियॉटिंग हो जाएगा, बात खत्म। वेरी सिंपल। वो कहते हैं कि जो कोई भी गिल्टी है रियॉटिंग के लिए, उसको पनिशमेंट मिलेगी इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years विद फाइन और विद बोथ। 2 साल की सजा मिलेगी, फाइन और बोथ। ठीक है। हुएवर इज गिल्टी ऑफ रियॉटिंग। देखो, ऊपर था सिंपल कि आपने फोर्स या वायलेंस यूज किया है, नीचे वो कह रहा है जब आपने क्या किया है, फोर्स या वायलेंस किया है, एंड यू आर आर्म्ड विद डेडली वेपन, या कोई ऐसी चीज जो वेपन आप ऑफेंस में यूज कर रहे हो और जो कि डेथ कॉज कर सकता है, दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, तब आपकी सजा थोड़ी ज्यादा हो जाएगी और आपकी सजा हो जाएगी 5 साल, फाइन और बोथ। तो मुझे नहीं लगता मुझे इसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। 191 एक बड़ी छोटी सी और सिंपल सी बात करता है कि जब अनलॉफुल असेंबली के लोग कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में फोर्स वायलेंस यूज करके कोई ऑफेंस करते हैं तो उसे रियॉटिंग कहते हैं। समझ में आई बात? अगर रियॉटिंग सिंपल है, जहाँ पे डेडली वेपन नहीं है, सिर्फ फोर्स और वायलेंस है, कोई डेडली वेपन नहीं है जिससे नहीं लग रहा है कि डेथ कॉज हो सकती है, तो सिंपल रियॉटिंग है। 2 साल की सजा है, बात खत्म। बट जहाँ पर आपने रियॉटिंग की है, अनलॉफुल असेंबली ने यूज किया है कुछ ऐसा और कोई ऑफेंस वो कर रहे हैं, पर उनके पास डेडली वेपन है जिससे ऐसी उम्मीद है कि डेथ कॉज की जा सकती है, तो उधर 5 years और फाइन हो जाएगा, बस सिंपल। कमेंट बॉक्स में बताओ क्लियर।
अब आप आ जाइए एफरे पे। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एफरे। हम्म। एफरे हमें कहता है जब दो या दो से ज्यादा लोग, व्हेन टू और मोर पर्सन्स, ठीक है, बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस। इसके एलिमेंट्स को बेटा आप लोग याद कर लो, इसके एलिमेंट्स याद करना बहुत जरूरी है। जब दो या दो से ज्यादा लोग पब्लिक प्लेस में फाइट कर रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं पब्लिक पीस, तो पब्लिक पीस डिस्टर्ब होना बहुत जरूरी है। पब्लिक पीस डिस्टर्ब होना बहुत जरूरी है। दो लोग लड़ रहे हैं पब्लिक प्लेस में और पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम मान लेंगे कि सामने वाले ने एफरे किया है। तो हम मान लेंगे कि सामने वाले ने एफरे किया है। तो whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month, fine, and which may extend to fine up to 1000 rupees। तो कोई भी जो लोग पब्लिक प्लेस में फाइट कर रहे हैं और पब्लिक पीस को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोग, तो हम मान लेंगे कि वो एफरे होगा। तो हम मान लेंगे कि वो एफरे होगा। अब देखो आप आगे आओ, बाकी और सेक्शंस आप अपने आप रीड करेंगे। हाँ जी। अब आप ये वाला देख लीजिए चैप्टर, ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स। देखिए ये हम नहीं कराते हैं क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बता दिया था दैट वी आर नॉट सपोज टू डील विद दीज थिंग्स, तो ये आपको सेल्फ स्टडी करना है। बट मैं आपको फिर से एक चीज बता देती हूँ, आप प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आप इस चैप्टर को एक बार सेल्फ स्टडी जरूर करेंगे। आप इस चैप्टर को सेल्फ स्टडी जरूर करेंगे, क्या पता कोई क्वेश्चन गलती से प्रीलिम्स में आ जाए, तो आप इसको सेल्फ स्टडी जरूर करेंगे। और मैंने आपको एक चीज इनिशियली बता दी थी कि सेल्फ स्टडी करो, कि क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई सेक्शन नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे बता सकते हो कि मैम मैंने वो चैप्टर में से रीड किया है, मुझे ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको समझा दूंगी। बट वी आर नॉट सपोज टू डील विद दिस, तो आप इसको अपने आप रीड करेंगे। ठीक है, कब पब्लिक सर्वेंट जो है वो लॉ डिसोबे करता है, इंजरी कर देता है, तो ये सारा आपको खुद रीड करना है, ये सारा आपको खुद रीड करना है। आगे आओ, दिस चैप्टर ऑल्सो यू हैव टू रीड, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, इसको भी आप खुद रीड करेंगे, यू नीड टू रीड इट ऑफ योर ओन। आप इसे भी सेल्फ स्टडी करेंगे। कोई सेक्शन नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताएंगे, बट मैं आपको अभी ये बात बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। देखो, मैं बिल्कुल बाद में ये सुनना नहीं चाहती कि हमने तो मैम पढ़ा नहीं, क्योंकि आपने नहीं पढ़ाया था, पेपर में क्वेश्चन आ गया। वेरी हाई चांसेस कि अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आप स्किप करके जाएं तो वो पूछ लें। तो आप इसे सेल्फ स्टडी करेंगे, मुझे इसमें समझाने का बेटा कुछ भी नहीं है, आपको एक बार सेल्फ स्टडी करना है और आपको इसके नोट्स बनाने हैं, दैट इज इनफ। बस सेक्शन नंबर पढ़ो, उसके आगे की पनिशमेंट लिखो, बात खत्म, और कुछ नहीं है। तो आप इसे पढ़ लेंगे और फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझे बता सकते हैं, देन यू कैन टेल मी। ठीक है, फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, इसको मैं डील करूंगी बाद में, हम इसको लास्ट में करेंगे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक बार लास्ट में रिमाइंड करा देंगे जब आईपीसी ओवर होगा। जब आईपीसी ओवर होगा तो वैसे तो मुझे ध्यान रहेगा, आप मुझे इसका याद दिला देंगे, मैं ये चैप्टर डिस्कस करूंगी आपके साथ। पूरा तो ऑब्वियसली नहीं करूंगी, बट यस मैं आपसे ये जो है डिस्कस करूंगी, तो विल डिस्कस दिस लेटर। आप एक बार इसका रीड कर लो, बट इसका कुछ एरिया आई विल डिस्कस, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में आता है इसका कुछ एरिया। पूरा आप अपने आप रीड करेंगे, कुछ एरिया इसका मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। चलिए आगे आओ, देखो
ओहो। हम्म। चैप्टर 15 बात करते हैं ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। तो अगर आप इसे खोल के देखेंगे तो इसको आप अपने लेवल पे रीड कर सकते हैं। बस एक इसका छोटा सा जो पोर्शन है ना, वो मैं इसमें से कुछ इसको भी मैं आपके कुछ पोर्शंस जो है उसको डिस्कस करूंगी। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि बिल्कुल ये अंत में हम करेंगे, छोटा सा है। मैं आपसे इसमें पब्लिक न्यूसेंस जो है वो डिस्कस करूंगी। ठीक है, इसमें मैं आपसे जो है बेटा ऑब्सीन बुक्स, सेल ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्सीन सॉन्ग्स, ये सब मैं डील करूंगी। आप अपनी बैरक में अपनी कॉपी में लिख के रख लो, मुझे बाद में रिमाइंड करा देना कि मैं ये दोनों चैप्टर्स 14 एंड 15 के कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं ये मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आप लिख के रख लीजिएगा। सेलेक्टेड टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल डिस्कस। समझ में आई बात? अब आप आ जाओ सीधा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सीधा आ जाओ 303 पे। ये सब देखो, ये सब मैं डिस्कस करूंगी आपसे। सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स, इससे क्वेश्चन आता है, हरियाणा में भी आता है और जगह भी आता है। रिलीजन हमें करना ही नहीं है। हम्म। अब आप आ जाओ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ भारतीय न्याय संहिता, और वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और सबसे पहले है थेफ्ट। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी और सबसे पहले है थेफ्ट। 303 से 307 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, थेफ्ट आपको क्या कहता है, आप बहुत ध्यान से बहुत आराम से जो है इस चीज़ को पढ़िएगा। ये चीज़ जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके सामने जो है डायरेक्ट है, नहीं तो आपके स्क्रीन्स पर भी जो है वो चल रहा है। आप प्लीज़ 303 को निकालेंगे और आप एक बार 303 को चुपचाप पढ़ेंगे। आप 303 को अपने डायरेक्ट से पढ़ेंगे। मैं आपको फिर बता देती हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप इनको बहुत आराम से पढ़ेंगे जब तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर नहीं हो जाएगा। जब तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। हम इसको बहुत डिटेल में बहुत आराम से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बेरिक पढ़ा रही हूँ, फिर इसके जो एलिमेंट्स होंगे मैं आपको वो बताऊंगी अलग से। whoever intending to take dishonestly देखो, बहुत सारी चीजें हैं। कोई इंटेंडिंगली डिसऑनेस्टली किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेता है आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। यहाँ पर वो ओनर नहीं कह रहा, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के भी पोजेशन में हो सकती है, और कोई भी आपके पोजेशन से वो प्रॉपर्टी लेकर जा रहे डिसऑनेस्टली। तो जरूरी नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए हो। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि यू शुड बी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो एक सबसे पहली चीज तो ये याद रखो। पर जब भी कोई आपसे कोई प्रॉपर्टी का पोजेशन लेकर जा रहा है डिसऑनेस्टली, तो बात सबसे बड़ी है विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट। उसमें उस पर्सन की कंसेंट नहीं है। आप मेरे घर पर आए, अंकिता मेरे घर पर आई, मैंने जो है ये रिंग डाली हुई थी, मैंने इस रिंग को निकाल कर टेबल पर रखा हुआ था, मुझे गर्मी लग रही थी। अब अंकिता मेरे घर पर आई और उसने रिंग देखी, और उसने क्या किया, उसको लगा कि ये रिंग तो बड़ी सुंदर है। उसने जो है मेरे पोजेशन से ये रिंग ले ली। मैं चाय बनाने के लिए गई और अंकिता ने वो रिंग जो है अपनी पॉकेट में रख ली, मेरे पोजेशन से ले ली, डिसऑनेस्टली ले ली। मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरी कंसेंट के बिना है। अंकिता ने इसको लेने से पहले मेरी कंसेंट नहीं ली, ठीक है। मूव्स दैट प्रॉपर्टी। जैसे ही अंकिता ने वो जो रिंग थी टेबल पे रखी हुई थी उसको मूव करके अपने पास रख लिया, मूव उसने किया, ठीक है। तो वैसे ही
इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, उसने मूव ही क्यों किया, लेने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि अंकिता ने ना उस रिंग को ऐसे एकदम से मूव किया हो और उसने अंकिता ने ना वो रिंग नीचे गिरा दी हो कि मैं जाते समय उठा लूंगी, मैम को तो पता नहीं चलेगा, तो उसने मूव कर दिया। और मूव किस लिए किया, क्योंकि वो उसको लेके जाना चाहती है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि आपने थेफ्ट कमिट किया है। तो हम कह देंगे कि आपने थेफ्ट कमिट किया है। अब ये क्या कहानी है, ये कहानी तो बड़ी सिंपल सी है। ये कहानी बड़ी सिंपल सी कैसे है कि कोई पर्सन इंटेंशनली एंड डिसऑनेस्टली कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन के पोजेशन से लेता है बिना उसकी कंसेंट के, और उस प्रॉपर्टी को मूव करता है जहां पर वो रखी है, और उसको लेने के लिए मूव करता है, तो हम कह देंगे कि उसने थेफ्ट कमिट किया है। मुझे प्लीज़ बताओ कि आपको इसके एसेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम है। अभी हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बट आपको हिंदी भाषा में ये बात समझ में आ गई है? प्लीज़ मुझे फटाफट बताइए। क्लियर? प्लीज़ मुझे बताइए। हरी अप, हरी अप, हरी अप, टेल मी क्लियर। ओके, चलो देखो, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन हमें कहती है कि अच्छा, सबसे पहले तो ना मुझे एक चीज़ बताओ कि इसमें एक्टस रियस क्या है। मुझे लिख के बताओ कि थेफ्ट में एक्टस रियस क्या है। मेंस रिया तो आपको पता है, डिसऑनेस्टली इंटेंशनली, पर इसमें एक्टस रियस क्या है, मुझे बताओ। प्लीज़ मुझे बताइए कि व्हाट इज एक्टस रियस इन थेफ्ट। जल्दी मुझे लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, तब मैं आगे बढ़ूंगी। बताइए। नहीं, और कौन बताएगा? और कोई बताएगा? व्हाट इज एक्टस रियस इन मेंस रिया इन थेफ्ट? वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अबूजर, वेरी गुड, वेरी गुड समीर। एक्टस रियस इज मूव्स द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को मूव करना एक्टस रियस है। Moving the property is actus reus. And what is mens rea? Mens rea is dishonest intention. Mens rea is dishonest intention. Yes, very good, very good, very good. Absolutely right. ठीक है, मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बट पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो। अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच टू द अर्थ, कोई चीज जो कि अर्थ से अटैच है, और आप टीपीए पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि कौन सी चीज जो है वो अर्थ से अटैच है। ठीक है, किसे अटैच मानते हैं? नॉट बीइंग मूवेबल, कोई चीज जो कि अर्थ से अटैच है, बट वो क्या नहीं है, वो मूवेबल नहीं है। ठीक है, नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब कोई चीज जो कि अर्थ से अटैच है, कोई चीज जो कि अर्थ से अटैच है बेटा, बट फॉर एनी रीजन वो मूवेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जो कि अर्थ से अटैच होती है, कोई चीज जो कि अर्थ से अटैच होती है, तो वो क्या होती है? कोई भी चीज जो कि अर्थ से अटैच होती है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो वो अब आपको कह रहे हैं कि कोई चीज जो कि अर्थ से अटैच है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, वो थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप नहीं चुरा सकते। क्योंकि वो कहते हैं कि सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी ही चुरा सकते हो, वो आपको कहते हैं कि आप कौन सी प्रॉपर्टी ही चुरा सकते हो, तो उन्होंने आपको कहा कि आप सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी चुरा सकते हो। देखो लिखा है ना यहाँ पे, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो वो आपको क्या कह रहे हैं, बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट
एज सून एज इट इज सीवर्ड फ्रॉम द अर्थ। कुछ बात समझ में आई वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ बात समझ में आई वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं? वो यहाँ पे आपको एक बड़ी अमेजिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि अर्थ से अटैच है, ठीक है, और वो मूवेबल नहीं हो सकती, क्योंकि उसे तो हम इमूवेबल मानते हैं, उससे वो सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता थेफ्ट का। चलो, हमें तो पहले ही पता था, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स में जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा था। पर अब जो है वो आपको ये बात बता रहा है, अब वो आपको ये बात कह रहा है, पर it becomes capable of being the subject matter of theft as soon as it is severed from the earth। पर वो थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर तब बन सकता है अगर उसको अर्थ से सेपरेट कर दिया जाए। अब मैंने आपको एक चीज समझाई, मैं आपको एक इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि एक कैमरा लगा है, आपने अपनी ऑफलाइन सेंटर पे क्लास में कैमरा लगा हुआ देखा है, ऊपर वॉल सीलिंग से लगा हुआ है। अब आपने क्या किया अभी तक, जब वो आपका इंटेंशन देखा जाएगा, आपका उसका इंटेंशन परमानेंट है कि इसको यहीं लगे रहने देना है, ठीक है, तो वो कैमरा बेटा वहीं पे लगा है। बट अब क्या हुआ कि कोई चोर आया और ना वो चाहता है कि मेरे को कोचिंग क्लासेस चलानी है, बट मैं इतना महंगा कैमरा खरीद नहीं सकता, तो उसने कैमरा देख लिया। अब ना वो कैमरे को जो है वो अनस्क्रू कर रहा है, ठीक है। अब वो उसको अनस्क्रू कर रहा है, तो जब तक वो अनस्क्रू नहीं हो जाता और वो उस सीलिंग से अलग नहीं हो जाता, तब तक तो वो इमूवेबल है। बट जैसे ही वो कैमरा उससे अलग हो गया, तो दैट इज सीवर्ड फ्रॉम द अर्थ, बिकॉज जब तक वो उसके साथ लगा हुआ है, दैट इज अटैच्ड टू द अर्थ। द मोमेंट यू अनस्क्रू इट और वो खुल गया है, तो वो अब क्या हो गया, सीवरेबल हो गया है। तो अब उसका थेफ्ट हो सकता है, अब उसका थेफ्ट हो सकता है। तो एक्सप्लेनेशन वन ये बात कहती है। मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। ट्रीज अर्थ से अटैच होते हैं द मोमेंट यू कट इट एंड द मोमेंट इट इज कट फ्रॉम द अर्थ, और तब आप उसको लेके जा रहे हो, तो जब तक वो इमूवेबल है तब तक थेफ्ट नहीं है। जैसे ही आपने उसको काटा और अब आप उसको लेके जा रहे हो, तो थेफ्ट है, क्योंकि वो अब मूवेबल हो गया है। वेरी सिंपल। अब देखो, अब हम आपको क्या कहते हैं, देखिए, a person a moving affected by the same act which affects the severance may be a theft। अब आपको वो ना एक बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि हम्म yes, yes, very good, a moving affected by the same act which affects the severance may be a theft। वो यहाँ पे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कह रहा है, द मोमेंट जब आपने कोई मूविंग किया है किसी भी चीज का, ये उसका कंटिन्यूएशन में है, जब आपने किसी चीज को कट किया और जैसे ही आप उसको मूव कर रहे हो, जैसे ही आप उसको मूव कर रहे हो और उसकी सीवरेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है। आपने आपने कैमरा निकाला, ठीक है, अब आपने कैमरा निकाला तो मूवेबल हो गया, जैसे ही आपने उसको मूव किया तो वो सीवर्ड हो गया अर्थ से। तो हम कह रहे हैं कि मूव करना इज ऑल्सो अ थेफ्ट। सो हेयर एक्सप्लेनेशन टू इज सेइंग मूविंग इज ऑल्सो अ थेफ्ट। जैसे ही आपने उसको कट किया, जैसे ही आपने उसको अनस्क्रू किया, इट इज थेफ्ट। तो मूविंग ऑल्सो इज अ थेफ्ट। ऊपर वाले में तो वो ये कह रहा है कि नहीं हो सकता, और क्या कहते हैं, तब हो सकता है, उसको आप सी वर्ड कर दो। हम कह रहे हैं सीवरेंस के बाद द मोमेंट यू मूव इट, द मोमेंट पूरा लेके नहीं गए, मूव किया इधर से उधर हल्का सा, तो मूविंग इज ऑल्सो अ थेफ्ट। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, दैट मूविंग इज ऑल्सो अ थेफ्ट। देखो अब, अ पर्सन इज सेट टू कॉज अ थिंग टू मूव। एक पर्सन को कहा जाता है कि उसने एक चीज को मूव कर दिया है। कैसे? बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग, और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग, एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट। अब ये थर्ड इलस्ट्रेशन बहुत इजी है ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, ये आपको यहाँ पे कह रहा है कि एक पर्सन को कहा जाएगा कि उसने एक चीज को मूव कर दिया है। अगर कोई ऑब्स्टेकल था, तो उस ऑब्स्टेकल को, कोई ऑब्स्टेकल था जिसको प्रिवेंट कर रहा था, ठीक है, होने से, तो उसने उस ऑब्स्टेकल को रिमूव कर दिया है और उसको मूव कर दिया है, या उसने सेपरेट कर दिया है उस चीज को उससे और एक्चुअली मूव कर दिया है। अब आप कहोगे मैम व्हाट इज दिस सेपरेशन, व्हाट इज दिस ऑब्स्टेकल और समथिंग लाइक दैट। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कार जो है वो न्यूट्रल में खड़ी है, आपने न्यूट्रल से हटा दिया, आपने मूव कर दिया,
समझ रहे हो मेरी बात को? तो बस इतनी सी वो बात कह रहा है कि एक पर्सन को कब कहा जाएगा कि उसने एक चीज को मूव कर दिया है, अगर कोई ऑब्स्टेकल है, कोई ऑब्स्टेकल है तो उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, लेट्स सपोज कि कोई चीज खड़ी थी, उसके आगे पत्थर रखा हुआ था कि वो नीचे ना जाए, आपने वो पत्थर हटा दिया और आपको लग रहा है ये नीचे नीचे जाएगी, मैं इसको पकड़ लूंगा, मैं इसको चोरी कर लूंगा, तो आपने वो ऑब्स्टेकल रिमूव कर दिया है। या कोई चीज जो उसको प्रिवेंट करी थी मूव होने से या सेपरेट होने से, आपने उस चीज को ही हटा दिया है, आपने उस चीज को ही हटा दिया है, आपने उस चीज को सेपरेट जो कर रही थी उसको हटा दिया है, या जो ऑब्स्टेकल था उसको हटा दिया है। तो हम मान लेंगे, तो हम मान लेंगे कि आपने उसको एक्चुअली मूव कर दिया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, लाइक कैमरे के स्क्रू को अनस्क्रू कर दिया। अब मैं आपको ना, अभी आप थोड़ी देर रुको, मैं आपको ना इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स दूंगी, मैं आपको इसमें बेटा मल्टीपल एग्जाम्पल्स कैसे दूंगी, पहले आप इसको पढ़ो फिर आपको पता चलेगा। पहले हम इसकी इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स दूंगी। तो देखो वो क्या कहते हैं। अ पर्सन हु मे बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव। एक पर्सन जो कि किसी भी मीन्स से एक एनिमल को मूव करता है, is said to move that animal, and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal, is moved by that animal। अब देखो वो ना आपको क्या कह रहा है, वो यहाँ पर एक सिंपल सी छोटी सी बात कह रहा है कि एक ना बुलक है, ठीक है, एक बुलक है, और आपने ना उस बुलक पे ऐसे ना डंडा मारा, क्योंकि उस बुलक के साथ जो काट है उसमें कुछ सामान है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, आपने जो है एक एनिमल को मूव कर दिया किसी भी कारण से, आपने डंडा मारा तो वो मूव करेगी ही करेगी ना। तो यू आर सेट टू मूव दैट एनिमल एंड टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन सो कॉज्ड इज मूव्ड बाय दैट एनिमल। तो उसके साथ अगर कोई सामान है तो बेटा वो सामान भी जो है वो जाएगा, मूव होगा। तो अगर एक एनिमल है, अगर एक एनिमल है, एक एनिमल के पास कोई सामान है और आपने कुछ भी करके उस एनिमल को मूव कर दिया, तो हम मान लेंगे, तो हम मान लेंगे कि कहीं ना कहीं आपने जो है एक चीज को मूव कर दिया, क्योंकि उसके पास कोई सामान है। समझे मेरी बात को? देखो अब एक्सप्लेनेशन 5 पे आओ। The consent mentioned, the consent mentioned in this section may be express or implied। कंसेंट जो इस सेक्शन में दी है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, एंड मे बी गिवन ईदर बाय द पर्सन इन पोजेशन। और वो कंसेंट या तो जो पर्सन पोजेशन में उस प्रॉपर्टी के उसने दी हो या किसी और पर्सन ने दी हो, हैविंग फॉर दैट पर्पस अथॉरिटी ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है, अभी 2 मिनट इसे पॉज पे रखो, इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ो और फिर हम बताएंगे कि वो आपको क्या कहना चाहता है। देखो वो आपको यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी बात कहना चाहता है, और वो आपको एक सिंपल सी बात क्या कह रहा है कि एक पर्सन जो है, देखो वो आपको मेंजरिया बता रहा है, और मेंजरिया क्या है कि टेकिंग आउट, मेंजरिया क्या है कि मूव करना। ठीक है, मूव करना बेटा, कैसे मूव करना, विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट के मूव करना। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, कंसेंट इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, अब कंसेंट एक्सप्रेस कैसे होगी, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले आप इसी को पढ़ो कि कंसेंट एक्सप्रेस कैसे होगी। आई वॉन्ट यू, लेट्स सपोज आई वॉन्ट योर वॉच। ठीक है, मेरे को आपकी वॉच जो है वो बहुत पसंद है, तो आई वॉन्ट योर वॉच, तो आई आस्क्ड यू टू गिव मी योर वॉच। तो ऐसा हो सकता है कि आपने एक्सप्रेस कंसेंट दे दियो। पर इम्प्लाइड कंसेंट क्या होती है, जब आपकी जो कंसेंट है वो एक लिमिट तक है, जब आपकी एक कंसेंट जो है वो एक लिमिट तक है। ठीक है, तो अब वो आपको क्या कह रहा है कि लेट्स सपोज कि अगर कोई आपसे पैसे ले रहा है गैम्बलिंग के लिए, आपने पैसे दिए हैं पर आपने गैम्बलिंग के लिए नहीं दिए हैं, उसने आपसे पैसे मांगे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने जो है वो गलत काम करने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। पर अब आप सोच रहोगे कि मैम यहाँ पर कंसेंट का कैसे ही आ गया, क्योंकि वो तो आपको कह रहे हैं कि जो आपके प्रॉपर्टी आप दोगे वो विदाउट कंसेंट दोगे। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो आपको ना ये कंसेंट ये सब समझ में आएगा। वो सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन में एक छोटी सी चीज़ बताना चाहते हैं कि इसमें जो कंसेंट है इसका मतलब एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है।
और ये दे सकता है पर्सन जो प्रॉपर्टी के पोजेशन में है वो भी, या जो क्या, और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस अथॉरिटी इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो ये सिर्फ आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि आपकी कंसेंट एक्सप्रेस होगी या इम्प्लाइड होगी। कंसेंट तो यहाँ पे आप ले ही नहीं रहे हो ना, विदाउट कंसेंट हो रहा है। तो आपको बता रहा है कि वो विदाउट कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। सामने वाले को कोई आइडिया नहीं है कि आप प्रॉपर्टी लेके जा रहे हो, सिंपल सी बात है। और अभी आप ना थोड़े से एग्जाम्पल समझना, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप ना कुछ इसकी इलस्ट्रेशन देखो। देखिए, ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड। जेड के ग्राउंड पे एक ट्री था, ए ने उसे कट कर लिया विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड पोजेशन विदाउट जेड कॉन्सेंट। जेड के लैंड पर एक ट्री था, ए उसको लेके जाना चाहता था, ए ने उसको कट कर दिया, ना ही उसकी परमिशन ली। जैसे ही उसने सीवियर किया, जैसे ही उसने उसको काटा और उसको लेके जाने लगा, उसने थेफ्ट कमिट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं थेफ्ट के। अब आप आगे देखो, ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट एंड दस इंड्यूसेस जेड्स डॉग टू फॉलो इट। ए जो है वो डॉग के लिए कुछ अपनी जेब में डालता है और जेड के डॉग को इंड्यूस करता है, कुछ गिराता गिराता चल रहा होगा और ना क्या कहते हैं हड्डी वड्डी, कि उसका डॉग उसको फॉलो करे। यहाँ पर ए का इंटेंशन है कि मेरे को जेड के डॉग को अपने साथ ले जाना है। तो जैसे ही उसने जो है वो चीज़ डालनी शुरू की, उसका डॉग जो है वो उसको फॉलो करना शुरू हुआ, उसके पोजेशन से बिना उसकी कंसेंट के आपने उसको मूव कर दिया है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि उसने थेफ्ट कमिट कर दिया है। अब देखो, ए मीट्स अ बुलक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर। ए के पास एक बुलक है, उसको बुलक मिलता है जिसके पास एक बॉक्स ऑफ ट्रेजर है, बहुत सारा सामान है। He drives the bullock in a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure। अब वो उसको इस तरह से ड्राइव करता है कि जो ट्रेजर बॉक्स है वो उसको ले सके। तो as soon as बुलक begins to move, जैसे ही वो बुलक को मूव कराना शुरू करता है, उसने थेफ्ट कमिट कर दिया है। एक्सप्लेनेशन पढ़ा है ना हमने, जैसे द मोमेंट यू डू समथिंग कि एनिमल मूव करने लगे, वैसे ही। समझ में आई बात? अब देखो, ए बीइंग जेड सर्वेंट एंड entrusted by जेड with the care of जेड्स प्लेट। ए जो है वो जेड का सर्वेंट है। और अब देखो, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली बच्चे इसको प्रीलिम्स में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके आते हैं। यूजुअली बच्चे इसको पेपर में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके आते हैं, क्योंकि वो जो है ना कुछ नहीं देखते, वो जो है सिर्फ देखते हैं। और वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं इंटरेस्टेड। तो उनको लगता है कि चलो 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 दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पर एब्सोल्युटली नॉट। ए जो है वो जेड, ए बीइंग जेड सर्वेंट, ठीक है, एंड entrusted बाय जेड। ए जो है वो जेड का सर्वेंट है और जेड ने उसको entrust किया है विद द केयर ऑफ जेड प्लेट। एक जेड की प्लेट है वो कि उसने उसको दिया है। डिसऑनेस्टली रन्स अवे विद द प्लेट। अब आप इस वर्ड को यहाँ पे देखो, वो डिसऑनेस्टली प्लेट को लेके भाग जाता है बिना उसकी कंसेंट के। तो यहाँ पे उसने थेफ्ट किया है। और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये इंटरेस्टेड वो नहीं है जो उसने दिया उसको। हेयर दिस इज नॉट दिस इंटरेस्टमेंट जो हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में पढ़ेंगे। बेटा ये इंटरेस्टमेंट बहुत जनरली यूज किया गया है यहाँ पर, ये बहुत कैजुअली यूज किया गया है। यहाँ पर ये फॉर्मल इंटरेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि अच्छा इंटरेस्टमेंट होगा तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं। इंटरेस्टमेंट होगा वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बेटा बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कैजुअल सेंस में यूज किया गया है कि सर्वेंट को प्लेट दी, प्लेट लेके वो डिसऑनेस्टली भाग गया बिना उसकी कंसेंट के उसके पोजेशन से। तो बस, तो यहाँ पर ये थेफ्ट है, ना कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और आप अपनी बेरक में इस बात को लिख लो, आप अपनी बेरक में इस बात को लिख लो, वरना पेपर में प्रीलिम्स में आप ही गलत करके आओगे। आओ अब आगे। Z is going on a journey entrust his plate to A। जर्नी पे जा रहा था, उसने अपनी प्लेट ए को दे दी। कीपर ऑफ अ वेयर हाउस टिल जेड शेल रिटर्न। ए कैरीज द प्लेट टू अ गोल्ड स्मिथ एंड सेल्स इट। हेयर द प्लेट वॉज नॉट इन द जेड पोजेशन। तो यहाँ पर प्लेट जो है वो जेड के पोजेशन में अब नहीं है। इट कुड नॉट देयर फोर बी टेकन आउट ऑफ जेड्स पोजेशन एंड ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट दो ही मे हैव कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है दो डिफरेंस आपको समझने हैं। ये क्या डिफरेंस है बेटा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ऊपर में वो एक आपका सर्वेंट है, आपके पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है।
आपके पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है, पर वेयर हाउस हो गया, लॉकर हो गया, ऐसा कोई भी चीज़ होता है, तो मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन नहीं है, बट वहाँ पर इंट्रस्टमेंट होता है। आप उसके बदले में पैसे दे रहे हो ना, कोई अपने वेयर हाउस में सामान फ्री में तो रखेगा नहीं। तो अब वो आपको क्या कह रहा है कि जेड एक जर्नी पे जा रहा था, उसने ए को कहा, जो कि वेयर हाउस का कीपर था, कि जब तक मैं आऊँ उसको रखो। अब वो उसको गोल्ड स्मिथ के पास लेके गया, उसको बेच दिया। यहाँ पर प्लेट जेड के पोजेशन में नहीं है। कंस्ट्रक्टिव भी मैं नहीं कहूंगी, वो वहां पर उसको रख कर गया कि तुम इतने रखो जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो उसके पोजेशन, कंस्ट्रक्टिव या किसी भी पोजेशन में नहीं है, तो यहाँ पर उसके पोजेशन से प्लेट को बेचने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर उसके पोजेशन से प्लेट को बेचने का बेटा सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर उसने जो है वो थेफ्ट कमिट नहीं किया है। यहाँ पर उसने जो है वो थेफ्ट कमिट नहीं किया है। यहाँ पर उसने क्या किया है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। यहाँ पर उसने क्या किया है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। समझे मेरी बात को? तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ अब, कम टू नेक्स्ट पॉइंट, एफ पॉइंट। तो अब आप एफ पे आओ। एफ आपको कहता है ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए को रिंग मिली जो कि जेड से बिलोंग करती है टेबल पे, और जेड जो है उसको ऑक्यूपाई करता है। हेयर द रिंग इज इन द जेड्स पोजेशन, और अगर कोई उसको डिसऑनेस्टली लेके जाता है, मूव करता है, तो ये थेफ्ट है। हम कह रहे हैं ए को एक रिंग मिली हाई रोड पे, किसी के पोजेशन में नहीं थी, उसने ले ली, थेफ्ट नहीं किया। क्या किया? क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। और अभी हम इसे कल या कल किसी और दिन जरूर पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि हमने जो है वो क्या किया, हमने किया क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो हम इसे आगे पढ़ेंगे, अभी आएगा क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब देखो, ए सीज अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड। ए ने जो है वो एक रिंग देखी जो कि जेड को बिलोंग करती थी, जेड की टेबल पे जेड के घर में रखी थी। Not venturing to misappropriate the ring immediately for fear of search and detection, A hides the ring in a place where it is highly improbable that it will ever be found by Z. डर था कि कहीं वो उसके घर पे देख ले या कहीं देख ले, तो उसको लगा कि मैं ना उसको छुपा देता हूँ कि कभी जेड को मिले ही ना, कभी जेड को मिले ही ना, और फिर बाद में जो है उसको ले जाऊंगा कि जब वो भूल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही उसने रिंग को मूव किया, द मोमेंट द रिंग इज मूव, चाहे वो आपने सोफे के अंदर घुसा के छुपा दी हो, उसी के घर में छुपा दी हो, ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि आपने थेफ्ट किया है। हमने मान लिया कि आपने थेफ्ट किया है। अब देखो, ए डिलीवर्स हिज वॉच टू जेड। ए ने एक वॉच जो है वो जेड को डिलीवर की, एक जूलर को, टू बी रेगुलेटेड, ठीक ठाक करने के लिए। जेड उसको शॉप पर ले गया। A not owing to the jeweler any debt for which the jeweler might lawfully detain the watch as a security, enters the shop openly, takes his watch by force out of Zed's hand and carries it away. Here A, though he may have been committed criminal trespass and assault, has not committed theft, in as much as what he did was not done dishonestly. देखो, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। आपने अपनी घड़ी किसी को या अपनी ज्वेलरी किसी को ठीक करने के लिए दी, उसने ठीक कर दी, और अब आपने उसको पैसे नहीं दिए और आपने जाके वापस ले आया और पैसे नहीं दिए, तो थेफ्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो थेफ्ट कह सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का, क्योंकि आपने उसको पैसे नहीं दिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ने अपनी वॉच डिलीवर की एक जूलर को, ठीक है, अब वो जेड अपनी शॉप में ले गया, ए का कोई डेट नहीं था जूलर के टूवर्ड्स, ठीक है, तो इसीलिए वो लॉफुली, अगर एज अ सिक्योरिटी या कुछ इस तरह की कोई बात ही नहीं थी, वो शॉप में एंटर किया, लेके आ गया, थेफ्ट तो नहीं हुआ क्योंकि कहीं पैसा या कुछ और इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, बट हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने जो है क्रिमिनल ट्रेसपास किया और असॉल्ट किया। उसने जो है क्रिमिनल ट्रेसपास किया है और उसने असॉल्ट किया है, पर उसने थेफ्ट नहीं किया है। समझ में आ गई बात? उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है, असॉल्ट किया है, पर उसने थेफ्ट नहीं किया है। तो ये बिकॉज इट वॉज नॉट डन डिसऑनेस्टली। अब आगे आ जाओ, देखो कितनी सारी इलस्ट्रेशन है, आप ध्यान से इसको रीड करो। इफ ए ओज मनी टू जेड, अगर ए जो है
उसका उसने कोई मनी लिया हुआ है जेड के उसमें फॉर रिपेयरिंग दी वॉच, एंड इफ जेड रिटेन्स दी वॉच लॉफुली एज अ सिक्योरिटी, अगर एक वॉच जेड जो है वो लॉफुली रख ले एज अ सिक्योरिटी, और अब वो उसके आउट ऑफ द पोजेशन ले जाए, किस लिए, किस इंटेंशन से, कि उसको पैसे ना देने पड़े, तो अब उसने जो है वो थेफ्ट कमिट किया है। अब उसने जो है वो थेफ्ट कमिट किया है, क्योंकि उसको पैसे देने चाहिए थे, उसने नहीं दिए। तो नाउ द मोमेंट ही टुक्स द वॉच एंड ही डिड नॉट पे फॉर दैट, तो अब उसने जो है वो थेफ्ट कमिट किया है। क्लियर? अब देखो, अगेन इफ ए हैविंग पॉन्ड हिज वॉच टू जेड, मतलब ये आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जब आपका शुरू होगा तो आप उसमें पढ़ेंगे कि प्लेज होता है या कैसे होता है। तो जैसे ही ए ने अपना वॉच जो है वो जेड को दिया, जेड के पोजेशन से ले गया, ठीक है, और अब उसके लिए जो है पे नहीं किया और लेके चला गया, तो थेफ्ट है। ठीक है, ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड पोजेशन विदाउट जेड कॉन्सेंट, सब कुछ पूरा हो रहा है, तो क्या कहते हैं, डिसऑनेस्टली किया है, तो थेफ्ट है। देखो अब आगे, ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स, ए जो है फ्रेंडली टर्म्स पे जेड के साथ जेड की लाइब्रेरी में जाता है, और जेड की एब्सेंस में कुछ बुक्स जो है वो बिना जेड की कंसेंट के ले जाता है, सिर्फ रीड करने के लिए, समझ लो, merely of reading it and with the intention of returning it. Here, it is probable that A may have conceived that he had Z's implied consent to use Z books. तो यहाँ पर उसने थेफ्ट नहीं किया है। आपका फ्रेंड है, आप उसकी लाइब्रेरी में चले गए, आपने देखा, अरे ये तो बड़ी अच्छी किताब है भारतीय न्याय संहिता की, तो मैं ले जाता हूँ, मैं पढ़कर उसको वापस कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका इंटेंशन जो है वो दिल साफ है कि आपको चोरी नहीं करनी है, पढ़ के वापस दे देंगे, तो यहाँ पर इट इज़ नॉट थेफ्ट, क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। ठीक है, अब ए आस्क फ्रॉम जेड्स वाइफ, ए आस्क चैरिटी फ्रॉम जेड्स वाइफ, शी गिव्स ए मनी फूड एंड क्लोथ्स विच ए नोज टू बिलोंग टू हर जेड हर हस्बैंड। ठीक है, हियर इट इज प्रोबेबल दैट ए मे कंसीव दैट जेड वाइफ इज ऑथराइज्ड टू गिव अवे एल्म्स, if this was A's impression, A has not committed theft. अब क्या कहते हैं, कोई आए और कहे कि मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, तो आई एम एंटाइटल कि मेरे पति के कुछ कपड़े या कुछ चीज़ मैं दे सकती हूँ, क्योंकि लॉ हमें एक मानता है। तो अगर मैंने ऐसा इस इंटेंशन से किया है कि चलो उसका भी भला हो जाएगा और हम भी कुछ दे पाएँ, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो थेफ्ट नहीं है। ठीक है, देखिए, ए इज द पैरामोर ऑफ जेड्स वाइफ, इट्स अ लवर, इसका मतलब होता है लवर, तो ए जो है वो लवर है जेड की, जेड्स वाइफ। ठीक है, शी गिव्स अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी विच ए नोज टू बिलोंग टू हर हस्बैंड जेड, पता है उसको कि क्या कहते हैं कि ये उसके हस्बैंड की है, एंड शी हैज़ नो अथॉरिटी फ्रॉम जेड टू गिव, और यहाँ पर अब उसको कोई अथॉरिटी नहीं है देने की। अगर अब ए वो प्रॉपर्टी ले जाता है या वो देता है, तो ये थेफ्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है दैट शी हैज़ नो अथॉरिटी फ्रॉम जेड टू गिव। तो अब ऐसा कभी कभी होता है ना कि तुम मेरी अलमारी पे हाथ नहीं लगाओगे, तुम्हें कोई अथॉरिटी नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर फिर अगर फिर भी वो दे देती है तो ये थेफ्ट है। अब देखो, ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड टू बी इन जेड ओन प्रॉपर्टी टेक्स दैट प्रॉपर्टी, तो अगर डिसऑनेस्टली नहीं लिया है तो थेफ्ट नहीं है। बस अब देखो, हुएवर कमिट्स थेफ्ट, जो भी थेफ्ट करता है तो उसको सजा मिलेगी 3 साल की, फाइन और बोथ। और अगर वो दोबारा कभी भी करता है तो उसको सजा मिलेगी 1 साल, विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विद फाइन, नॉट लेस देन 1 year। पहले किया है तो 3 साल की, दोबारा किया है तो 1 साल से 5 साल की एंड विद फाइन। प्रोवाइडेड दैट इन केसेस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज लेस देन 5,000 रुपीज, जहां पर कोई प्रॉपर्टी को चुराया गया है उसकी वैल्यू 5,000 रुपये से कम है, एंड पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है, शैल अपॉन रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और रिस्टोरेशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी शैल बी पनिश्ड विद कम्युनिटी सर्विस। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी जो कि आपने चुराई है वो 5,000 की है, प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर दिया है या उसके बदले जो है प्रॉपर्टी की उतनी ओरिजिनल वैल्यू का जो है आपने दे दिया है, तो अब उसको पनिशमेंट तो मिलेगी, पर वो मिलेगी कम्युनिटी सर्विस, समाज की सेवा करो। समझ में आई बात? पहले तो मुझे बताओ कि आपको बेरेक की चीजें क्लियर हुई, फिर मैं अब आपको एग्जांपल्स दूंगी। आपको बेरेक की चीजें अगर क्लियर हुई हैं तो मैं अब आपको एग्जांपल्स दूंगी। बताओ।
जल्दी जल्दी बताओ, फिर मुझे आपको बड़े सारे एग्जाम्पल्स देने हैं इसके। और लोग बताओ। समीर हो जाएंगे क्लियर, 2-3 बार रीड करोगे तो क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार रीड करोगे ना तो हो जाएंगे, और नहीं भी क्लियर होंगे तो कोई बात नहीं, अपने डाउट्स इकट्ठे करके रख लो, मंडे को क्लियर कर दूंगी। 2-3 बार तो पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन 4 और 5, अभिषेक 4 और 5 क्या है? 4 तो ये कह रही है ना कि अगर आपने किसी एनिमल को मूव कर दिया है, आपने किसी एनिमल को मूव कर दिया है, तो अगर उस एनिमल के पास कुछ सामान है, बुलक वाला एग्जाम्पल है ना, बुलक के पास एक सामान है, और जैसे आपने उस पर ऐसे डंडा मारा, बुलक मूव करने लगे, क्योंकि आप चाहते हो कि बुलक मूव करे और आप उस बुलक में से ट्रेजर बॉक्स निकाल लो। ठीक है ना, तो हम कह रहे हैं कि अब बुलक को तो कोई तो चला ही रहा है ना, तो जैसे आपने उसको मूव करा वैसे ही जो है हमने मान लिया कि आपने थेफ्ट कर दिया। और फिफ्थ तो आपको कुछ नहीं कह रहा, फिफ्थ तो आपको एक छोटी सी चीज बता रहा है कि इसमें कंसेंट का मतलब है एक्सप्रेस कंसेंट एंड इम्प्लाइड कंसेंट। तो अगर आप किसी पर्सन की पोजेशन से प्रॉपर्टी ले गए हो विदाउट कंसेंट तो उसे थेफ्ट मानेंगे, बस। सिंपल सी बात है। बताओ अभिषेक, एग्जाम्पल्स दो। एग्जाम्पल लिखिए। आप अपनी लैंग्वेज में लिखते रहिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखते रहना। मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, स्पीड तेज लगे तो बता देना मैम, प्लीज स्लो ऑन। दैट लेडी इज स्लीपिंग ऑन बेड। वन लेडी इज स्लीपिंग ऑन बेड। शी इज वेयरिंग अ गोल्ड नेकलेस। एक लेडी जो है वो बेड पे सो रही है और उसने जो है गोल्ड नेकलेस डाला हुआ है। और जब वो सो रही है तो द थीफ स्नैचेस अवे द नेकलेस ऑफ द लेडी। थीफ जो है वो उस लेडी का नेकलेस छीन कर ले जाता है। और जब वो ऐसा करता है तो उस दौरान लेडी जो है वो उठ जाती है, शी वेक्स अप एंड जंप अपॉन हिम, और उस पर जंप कर देती है। और उन दोनों के बीच में स्कफल हो जाता है, दोनों के बीच में जो है वो लड़ाई हो जाती है। ऑब्वियसली कोई लेडी जो है वो अपना नहीं देगी सामान, तो जब वो उठी उसको लगा कि अच्छा तुम मेरा नेकलेस चुरा रहे हो, तो वो भी लात घूंसे मारने लगी। तो उन दोनों के फाइट के चक्कर में जो वो नेकलेस था वो जो है उस फीमेल के घर के सोफे में गिर गया। तो उस चक्कर में वो जो है उनके घर के सोफे में जो है वो गिर गया। जब वो थीफ चला गया तो लेडी को लगा कि वो मेरा नेकलेस चुरा कर ले गया, उसको नहीं पता था कि वो सोफे में गिर गया है। पर लेटर आफ्टर 2-3 डेज शी फाइंड्स द नेकलेस, जब वो साफ सफाई कर रही होगी तो उसको नेकलेस जो है वो मिल गया। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर थेफ्ट होगा कि नहीं होगा। प्लीज टेल मी, यहाँ पर थेफ्ट होगा कि नहीं होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज मुझे बताइए कि यहाँ पर थेफ्ट होगा कि नहीं होगा। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स।
थोड़ा सा जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे को बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो कराने हैं। बिल्कुल थेफ्ट होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए दैट दिस हेयर इट विल अमाउंट टू थेफ्ट, हेयर इट विल अमाउंट टू थेफ्ट, हेयर इट विल अमाउंट टू थेफ्ट। दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो गई है। चलिए, सो हेयर इट विल अमाउंट टू थेफ्ट, वेरी गुड। और लोग कहाँ चले गए हैं? चलिए आगे आइए, आगे एक और एग्जाम्पल लिखिए। एक थीफ ने हाथ बढ़ाया मोबाइल लेने के लिए, एक थीफ ने हाथ बढ़ाया मोबाइल लेने के लिए, ठीक है। तो एक थीफ ने हाथ बढ़ाया मोबाइल लेने के लिए, पर वो मोबाइल को मूव नहीं कर पाया, पर वो मोबाइल को मूव नहीं कर पाया। बताओ ये थेफ्ट होगा या नहीं होगा, और क्या होगा? बताओ ये थेफ्ट होगा या नहीं होगा, या क्या होगा? बताओ मुझे क्या होगा। बताओ मुझे क्या होगा ये। एक थीफ ने हाथ बढ़ाया मोबाइल लेने के लिए, बट वो उसे जो है ले नहीं पाया, मूव नहीं कर पाया, तो ये क्या होगा? हाँ नहीं होगा वो मुझे पता है, बट क्या होगा? थेफ्ट नहीं होगा तो क्या होगा? वेरी गुड समीर, इट विल अमाउंट टू अटेम्प्ट टू थेफ्ट। तो ये होगा अटेम्प्ट टू थेफ्ट। दिस विल अमाउंट टू अटेम्प्ट टू थेफ्ट। तो हमारे पहले एग्जाम्पल में इट विल थेफ्ट, हमारे दूसरे एग्जाम्पल में इट विल अटेम्प्ट टू थेफ्ट, और कैमरे वाला एग्जाम्पल आप लिख चुके हो, कैमरे वाला एग्जाम्पल आप लिख चुके हो कि वो अनस्क्रू कर रहा है और एकदम से कोई आ गया और वो भाग गया तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट, पर अगर वो उसने अनस्क्रू कर लिया और लेके चला गया तो थेफ्ट, अनस्क्रू कर लिया लेके चला गया तो थेफ्ट। ट्री वाला एग्जाम्पल आप कर चुके हो, ट्री काटा और लेके चला गया तो थेफ्ट, ट्री काटा पर लेकर नहीं जा पाया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको, आप ये थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल दोबारा लिखो, आप ये थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल बेटा दोबारा लिखो। कुछ प्रॉपर्टीज जो कि इमूवेबल मानी जाती हैं और उन्हें कहा जाता है कि वो अर्थ से अटैच है, उसमें से कुछ प्रॉपर्टी सीलिंग से भी अटैच हो सकती हैं। तो जैसे ही आपने कैमरे को अनस्क्रू किया तो मतलब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो गई? मूवेबल हो गई। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो गई? मूवेबल हो गई। आप उसको लेकर नहीं जा पाए, ठीक है, आप उसको लेकर नहीं जा पाए, वो पूरा अनस्क्रू नहीं हुआ, थोड़ा अनस्क्रू हुआ, तो इट इज अटेम्प्ट टू थेफ्ट। बट वो पूरा अनस्क्रू जो है हो गया, मूव कर दिया आपने, उसको लेके नहीं जा पाए, तो भी थेफ्ट, तो भी थेफ्ट, क्योंकि आपने मूव तो कर दिया है, देन इट इज अटेम्प्ट टू थेफ्ट। आप अब एक एग्जाम्पल बताओ, लिखो कि एक ट्री जो कि आपने काटा वो गिर गया, तो ये इम्प्लिसिट है कि वो गिरते ही कि वो जो है वो आपने काटा तो वो गिर जाएगा, तो थेफ्ट हो गया। पर अगर आपने ट्री आधा काटा, पूरा नहीं काटा, देन इट इज अटेम्प्ट टू थेफ्ट, देन इट इज अटेम्प्ट टू थेफ्ट। आधा काटा पर पूरा नहीं काटा, तो दिस इज अटेम्प्ट टू थेफ्ट। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। एक बोट जो है वो पानी में है, वन बोट इज इन दी रिवर एंड इट इज टाइड टू अ ट्री। एक बोट जो है उसको ट्री के साथ ऐसे बांधा हुआ है रस्सी से, आपने उस रस्सी को कट कर दिया, तो बोट जो है वो रिमूव हो गई। तो द मोमेंट यू कट द रोप इट विल अमाउंट टू थेफ्ट। जैसे ही आपने बोट की रस्सी को काटा, इट विल अमाउंट टू थेफ्ट, दिस इज थेफ्ट।
और जैसे अभिषेक आप एक्सप्लेनेशन 4 पूछ रहे थे, द मोमेंट यू यू नो हिट 2 स्टिक्स ऑन द बुलक, आपने बुलक पे 2 डंडे मारे और वो मूव करने लगा, तो उसमें रखा हुआ सामान भी तो मूव कर रहा है, इट विल अमाउंट टू थेफ्ट, इट विल अमाउंट टू थेफ्ट। सो इट विल अमाउंट टू थेफ्ट। अच्छा, अब मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ आपसे। एक फोन है जो कि ना, आप एग्जाम्पल लो, जैसे ना मैं आपको पढ़ाने आती हूँ, मेरा फोन जो है ना वो टेबल पे रखा रहता है। अब ना आपको जो है वो फोन को चोरी करना है, यू वॉन्ट टू टेक दैट फोन। आपने क्या किया, आपने ना अपना हैंकी उस फोन के ऊपर ढक दिया, बट अभी आप उसको ना तो मूव कर पाए हैं, ना ही आप उसको जो है मेरे पोजेशन से ले पाए हैं। ठीक है, आपने सिर्फ प्रेपरेशन किया है, आपने सिर्फ प्रिपरेशन किया है कि अगर मैम इधर उधर होएगी तो मैं उसको उठा लूंगा या उठा लूंगी। तो मुझे बताओ कि यहाँ क्या, यहाँ पर थेफ्ट या अटेम्प्ट टू थेफ्ट है? क्या यहाँ पर थेफ्ट या अटेम्प्ट टू थेफ्ट है? दोनों में से कुछ भी फुलफिल हो रहा है? प्लीज मुझे बताओ, दोनों में से कुछ भी फुलफिल हो रहा है? जल्दी बताइए मुझे कि आपको एक फ़ोन पसंद आया मेरा, आपने उस पर हैंकी रख दिया, बट आपने उसको मूव नहीं किया, अभी वो आपने हटाया भी नहीं है, बस उस पर हैंकी रख दिया, प्रिपरेशन किया है। तो क्या जो है यहाँ पर अटेम्प्ट टू थेफ्ट होगा? थेफ्ट तो नहीं है, वो तो हमें भी पता है, पर क्या यहाँ पर अटेम्प्ट टू थेफ्ट है? बिल्कुल, यहाँ पर अटेम्प्ट टू थेफ्ट भी नहीं है। अगर आप उसको मूव कर देते, अगर आप उसको मूव कर देते, लेकर नहीं जा पाते तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट था, अगर मूव करके ले जाते तो वो थेफ्ट था। ठीक है, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल? प्लीज मुझे सब लोग बताओ, आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि एक फोन जो कि टेबल पे रखा था, आपने उस पर हैंकी रख दिया, आप उसको मूव भी नहीं कर पाए, ना ही मेरे पोजेशन से लेके जा पाए, तो वो थेफ्ट तो नहीं है, पर वो अटेम्प्ट टू थेफ्ट भी नहीं है। पर अगर उसको आप मूव कर देते और लेके ना जा पाते तब अटेम्प्ट टू थेफ्ट होता। बताओ मुझे सब लोग, अफजल, समीर, क्लियर हुई बात? मैं आपके मैसेजेस का वेट कर रही हूँ, वरना तो फिर बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। अफजल, समीर, अंकिता, बताइए। गुड, वेरी गुड, चलिए। और एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एक पर्सन ने एक प्रॉपर्टी बोनाफाइडली अपने पास रख ली, उसको लगा अगर कोई चीज उठाकर वहीं रख दें तो भी थेफ्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभिषेक आपने मूव कर दिया ना, आपने मूव कर दिया, आपने मूव तो कर ही दिया ना, द मोमेंट यू मूव इट तो वो थेफ्ट हो गया। अच्छा कोई बात नहीं समीर, हो जाएगा, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है, हो जाएगा, क्या कहते हैं, एक बार आप ऐप क्लोज करके ऑन कर लो, हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक क्लियर हो गया कि आपने जैसे उसको मूव किया तो वो अटेम्प्ट टू थेफ्ट तो हो ही गया, और फिर आपने उसकी पोजेशन से ले लिया तो थेफ्ट हो गया, आपने उसके पोजेशन से ले लिया तो थेफ्ट हो गया। ठीक है, चलो। अब मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ जो आप सब रिलेट कर पाओगे। अनामिका की नोटबुक जो है वो क्लास में रखी है, और वो बहुत अच्छा पढ़ती हैं, वो बहुत अच्छा लिखती हैं। तो अनामिका की कॉपी क्लास में रखी है और अनामिका पानी पीने चली गई।
अनामिका पानी पीने के लिए चली गई, ठीक है। अब अनामिका की कॉपी आपने बिना उसकी परमिशन के उसके पोजेशन से ले ली, उठा ली, और आप ये चाहते हो कि मैं उसकी कॉपी फोटोकॉपी करा के उसको दे दूं, फोटोकॉपी करा के उसको दे दूं। आपने वो कॉपी उसके पोजेशन से टेम्परेरीली ली है, आपने वो प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से टेम्परेरीली ली है, ठीक है ना, बिना उसकी कंसेंट के लिए टेम्परेरीली ली है। तो मुझे बताओ, और फोटोकॉपी कराने के लिए लिया पर उसकी कंसेंट नहीं ली है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर इट विल अमाउंट टू थेफ्ट और नॉट। तो आप मुझे बताओ, इट विल अमाउंट टू थेफ्ट और नॉट, बताओ मुझे, थेफ्ट होगा कि नहीं होगा, प्लीज मुझे बताओ। जल्दी बताइए। और बताओ। ओके। 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 देखो बेटा, ये ना क्या कहते हैं, थेफ्ट होगा, ये ना थेफ्ट होगा। ऐसा मुझे लगता है ये थेफ्ट होगा। चलो जोक सपाट, मजाक कर रही हूँ। अगर आपकी यहाँ पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं आपको बता देती हूँ मेरा यहाँ पे कहने का पर्पस क्या है, कि अगर यहाँ पे आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि आप ना उससे फेवर नहीं लेना चाहते और आप उसकी कॉपी लेके फोटो कॉपी कराना चाहते हो, आप उससे फेवर नहीं लेना चाहते हो और आप उसी की कॉपी जो है क्या कहते हैं, फोटोकॉपी कराना चाहते हो, और उसकी कंसेंट के बिना आप जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ले रहे हो, ठीक है, और पर आप वो टेम्परेरी पर्पस के लिए ले रहे हो कि मैं फोटो कॉपी करा के दे दूंगा या दे दूंगी, तो वो थेफ्ट हो जाएगा। हाँ, बट अगर आप इतने फ्रेंडली टर्म्स में हैं कि क्या कहते हैं, अगर अगर क्या कहते हैं, आप इतने फ्रेंडली टर्म्स में हैं कि भाई इम्प्लाइड कंसेंट मान सकते हैं कि कोई आपकी पोजेशन से लेके जा सकता है, वो लाइब्रेरी वाले एग्जाम्पल, वो लाइब्रेरी वाले एग्जाम्पल, तो तब वहां पर फिर वो थेफ्ट नहीं होगा, तब वहां पर वो थेफ्ट नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं बता तो रही हूँ आपको, तब वो थेफ्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आप एक केस का नाम लिख लीजिए, बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप एक केस का नाम लिख लीजिए, बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस एडवेंट्स, ADVENTZ। एम इलस्ट्रेशन में दिखाती हूँ, देखती हूँ। यूजुअली तो ना हम इसे वैसे थेफ्टी मानते हैं, देखो पहले आप लिख लो, बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस एडवेंट्स, ADVENTZ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड। 2019 सुप्रीम कोर्ट। और मैं आपके सारे गिले शिकवे और मैं आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है उसको एक केस लॉ से बता रही हूँ, और आपको पता चल जाएगा कि अगर आप फोटोकॉपी के पर्पज से टेम्परेरीली किसी से लेके जाते हो तो वो थेफ्ट होता है। समझ में आई बात, वो थेफ्ट होता है। तो आप लिखो, टेम्परेरी रिमूवल ऑफ एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब आपको पता चल जाएगा कि मैम ये क्या हुआ, हम तो फिर रोज थेफ्ट कर रहे हैं। लिखिए, टेम्परेरी रिमूवल ऑफ एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट for the purpose of photocopying,
temporary removal of an original document for the purpose of photocopying will also amount to theft. ये क्या हो गया? केस लॉ है कि अगर आप टेम्परेरी रिमूवल करते हो किसी डॉक्यूमेंट का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करने के लिए, तो भी वो थेफ्ट माना जाएगा. लिखिए, सेक्शन 303 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन 303 ऑफ भारतीय न्याय संहिता nowhere talks about a permanent deprivation. Nowhere talks about permanent deprivation. Section 303 nowhere talks about permanent deprivation. बात समझ में आ गई? तो अगर आप दोस्त की परमिशन बिना लिया उसकी कॉपी ले जाते हो, बिना उसकी कंसेंट के, उसके पोजेशन से, तो वो थेफ्ट होगा, तो वो थेफ्ट होगा. तो अब आप एम पे देख लो. ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड, फ्रेंडली टर्म्स है जेड के साथ, उसके साथ उसकी लाइब्रेरी में जाता है, उसकी एब्सेंस में एक बुक ले जाता है बिना उसकी कंसेंट के, सिर्फ पढ़ने के लिए, विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट. ये प्रोबेबल है कि ए मे हैव कंसीव्ड दैट ही हैड जेड्स इम्प्लाइड कंसेंट. ए को लगता है कि जेड की इम्प्लाइड कंसेंट है जेड की बुक यूज करने के लिए, तो इस इंप्रेशन में तो उसने थेफ्ट नहीं किया. यहाँ पर मेयरली रीडिंग है. अगर ये फोटो कॉपीइंग होता तो वो थेफ्ट होता. अगर वो फोटो कॉपीइंग होता तो वो थेफ्ट होता. आपके पास 2019 का केस है. मैम अगर इम्प्लाइड कंसेंट है, वो ऐसा करता रहता है, तब थेफ्ट नहीं होगा ना? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. अगर आप लोग इस टर्म्स में है कि चले कॉपी तू बना ले, कॉपी मैं बना लेता हूँ, आप लोग फ्रेंडली टर्म्स, आपकी इतनी फ्रेंडली टर्म्स है कि भाई ये सब चलता है, आप दोनों इकट्ठे पढ़ते हो, एक दूसरे की कॉपी किताब ले सकते हो, तो नहीं होता. देखो मैं आपको फिर वही वाली बात बता रही हूँ, वॉट एवर एवरीथिंग वॉट मैटर्स इज कंसेंट. आप दोनों का इतना फ्रेंडली कंसेंट है, आप दोनों का इतना फ्रेंडली रिलेशन है कि कंसेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता. तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी. समझ में आई बात? मुझे बताओ यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? एक बात समझ लेना, बिजली की चोरी जो है वो आईपीसी में थेफ्ट नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में फॉल करता है. बिजली की चोरी भारतीय न्याय संहिता में थेफ्ट नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में फॉल करता है. पर अगर आप ऑपरेशन करवाने के लिए गए, सर्जरी हुई, किसी ने आपकी किडनी निकाल ली आपकी बिना कंसेंट के, तो वो थेफ्ट है. बिना कंसेंट के तो वो आपकी, तो वो थेफ्ट है. ये सारी बात समझ में आई? तो मैं आगे बढ़ती हूँ. बेटा मुझे सिर्फ इतना बता दिया करो कि सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए. मेरे तो ना, मेरे को ये बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा वियर्ड लगता है इस तरह से. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई, एग्जाम्पल क्लियर हुए. बिजली की चोरी भारतीय न्याय संहिता में चोरी नहीं मानी जाएगी, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में फॉल करेगा. पर आप ऑपरेशन कराने गए, किसी ने आपकी किडनी निकाल ली बिना आपकी कंसेंट के, तो वो थेफ्ट माना जाएगा, क्योंकि किडनी मूवेबल मानी जाएगी. ठीक है. मुझे बताओ, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बताओ मुझे. ठीक है. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे. हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे. और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है
क्या करेंगे आप लोग जो है इलस्ट्रेशन अच्छे से रीड करेंगे। समीर आई वांटेड टू नो कि अब आपका थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हुआ, अब आप समझ पाए हो कि कब थेफ्ट माना जाएगा कब थेफ्ट नहीं माना जाएगा। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी थेफ्ट और नॉन थेफ्ट करने में, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट पे आओ जो कि है स्नैचिंग। आप आओ स्नैचिंग। 304 बात करते हैं स्नैचिंग की। कब थेफ्ट स्नैचिंग होगा? थेफ्ट कब स्नैचिंग होगा मतलब थेफ्ट जो है वो स्नैचिंग होगा जब आप थेफ्ट करते समय सडनली और क्विकली, एकदम से, जल्दी से, फोर्सेबली सीज करते हो या सिक्योर करते हो या ग्रैब कर लेते हो। आप थेफ्ट करते समय फोर्सेबली सीज कर लेते हो, सिक्योर कर लेते हो, कब्जा कर लेते हो, ले लेते हो किसी भी चीज को, किसी पर्सन के पोजेशन से किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो वो माना जाएगा स्नैचिंग। मतलब कि एक आंटी जो है वो सब्जी लेने गई, चेन पहनी हुई है, सडनली क्विकली फोर्सेबली चेन को खींच लिया, टेक कर लिया, ग्रैब कर लिया। थेफ्ट कब स्नैचिंग होगा? जब सडनली और क्विकली होगा। पर थेफ्ट थेफ्ट तब माना जाएगा जब आपने एक प्रॉपर्टी को मूव कर दिया। स्नैचिंग के केस में यहाँ पर और कोई बात नहीं है, यहाँ पर बात है जब आपने जल्दी, क्विकली, फोर्सेबली। थेफ्ट में ज़रूरी नहीं है फोर्स हो। थेफ्ट में अंगूठी रखी थी, मैडम चाय बनाने गई, आपने जो है वो क्या कर लिया, धीरे 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 उसको सोफे में ही छुपा दिया। बट यहाँ पर है कि आपने सडनली, क्विकली, फोर्सिबली सीज कर लिया है, सिक्योर कर लिया है, ग्रैब कर लिया है, टेक अवे कर लिया है किसी भी चीज को फ्रॉम हिज पोजेशन, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। हम कहते हैं कि जो भी स्नैचिंग करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 3 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। 3 साल की सजा और फिर फाइन। 305 पे आ जाओ। ड्वेलिंग हाउस का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। व्हाट डू यू मीन बाय ड्वेलिंग हाउस? बताइए। थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्सेट्रा। आप थेफ्ट करते हैं ड्वेलिंग हाउस में या फिर किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में या कोई प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में बताइए। ड्वेलिंग हाउस का मतलब होता है जहां लोग रहते हैं। ड्वेलिंग हाउस का मतलब होता है जहां लोग रहते हैं। तो इन एनी बिल्डिंग, टेंट, वेसल यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग, जहाँ पर लोग रहते हैं, या यूज्ड फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या जहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी रखते हैं, या ऑफ एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, या कोई ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसे यूज किया जाता है गुड्स को देने लेने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गुड्स को, पैसेंजर वगैरह को देने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है वैष्णवी, जहाँ लोग रहते हैं। या कोई आर्टिकल या कोई गुड्स फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, या कोई भी आर्टिकल जहां लोगों, या फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको यूज किया जाता है पैसेंजर्स के लिए, या कोई आइडल, आइकन, प्लेस ऑफ वर्शिप का, या कोई प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जहाँ लोग रहते हैं, या कोई मंदिर है, या कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट जिससे गुड्स इधर से उधर दिए जाते हैं, या पैसेंजर्स। अगर आपने जो है ऐसे किसी चीज, जगह पर थेफ्ट किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 7 years की, एंड यू विल बी लाइबल टू फाइन एज वेल। और आपको फाइन भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको 7 साल की सजा मिलेगी और फाइन मिलेगा। अभी तक आपको 3 साल की सजा मिल रही थी, और जब उसको आप दोबारा कर रहे थे तो 1 से 5 साल तक और बढ़ जा रहा था।
आगे आओ। थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। अब थेफ्ट कौन कर रहा है? ऊपर जहां पे भी थेफ्ट हो रहा था एक नॉर्मल आदमी कर रहा था जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं था, पर अब जो है वो थेफ्ट कर रहा है। अच्छा, तुम्हारे घर की बात हो रही है अफजल? अफजल के घर की बात क्यों हो रही है? मुझे भी बताओ, मेरे को भी जानना है अफजल के घर की बात क्यों हो रही है। अफजल, आपके घर में चोरी हो गई? बताओ। चलिए, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। मास्टर के पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी है और उसको थेफ्ट कर रहा है कोई क्लर्क या सर्वेंट। जब भी कभी कोई क्लर्क या कोई सर्वेंट जिसे आपने एम्प्लॉय किया है अपनी कैपेसिटी में एज अ क्लर्क और सर्वेंट, वो थेफ्ट कर देता है किसी प्रॉपर्टी का जो उसके मास्टर या एम्प्लॉयर के पास है, तो उसे सजा मिलेगी which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. चलिए आगे आइए। थेफ्ट आफ्टर प्रेपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और restraint in order to committing of theft। क्या कह रहे हैं? थेफ्ट कर रहे हैं आप प्रिपरेशन करने के लिए, और थेफ्ट जो है आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट, restraint in order to committing of theft। whoever commits theft, जो भी थेफ्ट कर रहा है उसने प्रिपरेशन किया है या तो डेथ कॉज करने का, हर्ट करने का, रिस्ट्रेंट करने का, या फियर ऑफ डेथ देने का, हर्ट देने का, फियर ऑफ रिस्ट्रेंट किसी भी पर्सन को। तो थेफ्ट करते टाइम और इन ऑर्डर टू द इफेक्ट ऑफ एस्केपिंग, एस्केप करने के दौरान या थेफ्ट करने के दौरान, आफ्टर कमिटिंग सच थेफ्ट, थेफ्ट करने के बाद, इन ऑर्डर टू रिटेनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उसने थेफ्ट के बाद रिटेन की है, थेफ्ट करके उसको मिली है, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो 10 साल की सजा मिलेगी, फाइन मिलेगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इलस्ट्रेशन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत हाई चांसेस हैं कि पेपर में 307 आए ही आए। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके पेपर में 307 जो है वो आए ही आए। समझे? चलिए आगे आइए। देखिए, ए कमिट्स थेफ्ट ऑन प्रॉपर्टी इन जेड्स पोजेशन। ए थेफ्ट करता है एक प्रॉपर्टी पे जो कि जेड के पोजेशन में है। थेफ्ट करते समय ही हैज अ लोडेड पिस्टल अंडर हिज गारमेंट। थेफ्ट करते समय उसके पॉकेट में जो है वो एक लोडेड पिस्टल है। हैविंग प्रोवाइडेड दिस पिस्टल फॉर द पर्पज ऑफ हर्टिंग जेड इन केस जेड शुड रेजिस्ट। आजकल आप देखते हैं ना कि आजकल जो है वो बड़े सारे गैंग चले हुए हैं, तो चड्डी गैंग और समथिंग कितने सारे गैंग्स आजकल दिल्ली में तो बड़े ही फेमस हो रखे हैं। तो वो अपने साथ ना हथौड़ा रखते हैं और वो स्क्रू ड्राइवर रखते हैं। तो अब अगर आपने जो है थेफ्ट किया और आपको लग रहा है कि जेड अगर रेजिस्ट करेगा तो उसको गोली से उड़ा दूंगा तो डेथ हो जाएगी, तो आपका जो एक्ट है वो फॉल कर रहा है 307 में। तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलेगी, यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलेगी। देखो, ए पिक्स जेड पॉकेट having posted several of his companions near him in order that they may restrain Z if Z should perceive what is passing and should resist or should attempt to apprehend A has committed। अच्छा ठीक है, ये कुछ नहीं कह रहा कि आपको एक बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है। आप इस इलस्ट्रेशन को देखो, देखो आप ना सिर्फ इसको इस तरह से समझो कि वो आपको यहाँ पे ये बताना चाहता है कि अगर आप चोरी करने गए हो और चोरी करने के दौरान जो है अगर आप जो है आपको आपको लगता है कि सामने वाला रेजिस्ट करेगा, नानुकुर करेगा, सामान देने से मना कर देगा, तो मैं उसको गोली से उड़ा दूंगा। समझे मेरी बात को? तो हम कह देंगे कि आपने यहाँ पर जो है थेफ्ट किया है यहाँ पर, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आपने प्रेपरेशन किया है। तो यहाँ पर वो आपको एक बहुत बड़ी चीज क्लियर कर रहा है कि आपने थेफ्ट किया है जहां पर आपने प्रिपरेशन भी की है डेथ कॉज करने की, हर्ट कॉज करने की, रिस्ट्रेंट कॉज करने की। कब?
while the commission of the theft, या when you are escaping after committing the theft, or when you are retaining retention of the stolen property, तब अगर आप ऐसा कुछ करते हो और अगर आप ऐसा कुछ कॉज करते हो, ठीक है, आप प्रिपेयर भी करते हो, तो यू विल बी पनिश्ड फॉर दिस। तो अब वो क्या कह रहे हैं, ए ने जेड की पॉकेट पिक की, ठीक है, हैविंग पोस्टेड सेवरल ऑफ हिज कंपेनियंस नियर हिम, और उसके आसपास बहुत सारे उसके कंपेनियंस जो हैं खड़े कर दिए कि अगर वो कुछ करेगा तो वो क्या कर लेंगे, जेड को रेस्ट्रेन कर देंगे। जेड शुड परसीव व्हाट इज पासिंग एंड शुड रेजिस्ट, अगर वो रेजिस्ट करेगा तो, या अगर कुछ भी ऐसा करेगा कि और शुड अटेम्प्ट टू अप्रीहेंड ए, अगर जो है क्या कहते हैं ए को अप्रीहेंड करने की कोशिश करेगा, तो हेयर ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो उसको रिस्ट्रेन करना चाहते हैं कि वो ना जाए, कहीं ना कहीं हर्ट कॉज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि डेथ कॉज कर सके। तो योर एक्ट विल फॉल अंडर दिस 307। कल हम आगे एक्सटॉर्शन वगैरह करेंगे, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो मुझे बताओ। तो अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो मुझे बताओ। और ये आपके बेयर एक्ट में पहले भी ये था, ये 382 था आपके में पहले। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पर अगर आपने जो प्रिपरेशन की है, अगर आपने जो है उसका यूज़ नहीं किया तो इधर ही थेफ्ट है, पर अगर आपने जो प्रिपरेशन किया उसको यूज़ कर लिया तो वो रॉबरी बन जाएगा, हम इसे आगे पढ़ेंगे। अगर आपने उसका प्रिपरेशन किया है, यूज नहीं किया है, तो वो थेफ्ट है, इसमें फॉल करेगा। पर जो ये प्रिपरेशन आपने की थी, आपने जो ये प्रिपरेशन की थी, अगर आपने इसका यूज कर लिया है तो वो बन जाएगा रॉबरी। प्रिपरेशन कर कर लेकर गए हो, यूज नहीं किया है तो थेफ्ट है, पर प्रिपरेशन जो कर कर लेकर गए हो उसको यूज कर लिया है तो फिर वो रॉबरी बन जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो अब हम कल मिलेंगे, ठीक है। कल हम जो है वो एक्सटॉर्शन करेंगे, और कल आपकी क्लास मेरे साथ 6 बजे है, ठीक है, कल आपकी क्लास मेरे साथ 6 बजे है। और ऐसा हो सकता है कि 6 का 6:15 या 6:30 हो जाए, जैसा भी होगा आपको मैसेज आ जाएगा, बट 6 बजे तो होगा ही होगा। बट आपकी क्लास मेरे साथ कल 4 से 5:30 नहीं है, 6 बजे होगी, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, विल मीट टुमारो। टेक केयर।